जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने जो लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट था सीक्वेंस की दुनिया में, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल लिए, उसको सॉल्व भी किया। अगर कोई लिसनर से उस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच किया होगा तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट और जो लिमिट का जो कंसेप्ट सीक्वेंस की दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कहते रहे हैं, उसमें से हम किसी को छांट नहीं सकते हैं, कम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। बट अगला जो मार्वलस टूल्स सीक्वेंस की दुनिया में है वो ये है मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस। तो ये मोनोटोन सीक्वेंस क्या है, आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम थोड़ी बात कर लें, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस में बनाए जाते हैं। या यूँ कहें सीक्वेंस का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जिस पे क्वेश्चंस ना बनाया जाता हो, सब पार्ट्स पे क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे को बाद में कोरिलेट कर देते हैं। तो अगर कोई पार्ट आप छोड़ते हैं सीक्वेंस का तो फिर क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं, यू हैव इन प्रॉब्लम। तो चलते हैं, देखते हैं मोनोटोन सीक्वेंस का कंसेप्ट क्या है। हम लोग मोनोटोन सीक्वेंस कहते किसे हैं, क्या है ये। जैसे मोनोटोन का मतलब होता है ना कि एक रिदम में चीज़ें कोई रहें। अब यहाँ रिदम मैथमेटिक्स की दुनिया में रिदम क्या है भाई, मतलब एक रिदम यहाँ मैथमेटिक्स की दुनिया में यहाँ रिदम का जो मतलब है कि जैसे आप लेस 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 लिख रहे हैं तो लेस 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 चले, ग्रेटर 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 लिख रहे हैं तो ग्रेटर ग्रेटर चले, तो एक रिदम हो गया ये। तो यहाँ भी हमारे यहाँ कुछ मोनोटोन का कंसेप्ट वही है। बट मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या आ जाता है कि a sequence un is said to be monotone increasing sequence, monotone increasing sequence if un less than or equal to un plus 1 for all n belongs to n। दैट इज अगर इस चीज़ को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखूं तो इसकी मीनिंग ये है कि un लेस देन आर इक्वल टू u2 लेस देन आर इक्वल टू u3 लेस देन आर u4 लेस देन आर इक्वल टू u5 लेस देन एंड नॉट सो ऑन, ऐसे चलता रहे। तब हम इस सीक्वेंस को जो है ना मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कि जैसे हम लोग यहाँ सेकेंड टर्म लिखे हैं तो जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ जो बड़ा और छोटे का जो रिदम चला है ना वो कंटिन्यूसली चला है। देखिए जैसे u3 और u2 में देखें तो u3 बाद में है, u2 पहले आएगा। सीक्वेंस का नंबरिंग तो ऐसे ही होती है। u10 हमेशा u9 के बाद आएगा। तो u10 जो हो u9 से बड़ा हो या इक्वल हो सकता है। तो अगर किसी सीक्वेंस के नंबर्स ऐसे आपको दिखाई दें, जैसे u1 u2 u3 u4 लिख रहे हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में चलें, तो उस सीक्वेंस को अच्छा बढ़ते हुए क्रम में नहीं चले तो फिर कांस्टेंट रहें, ये भी हो सकता है। हम फर्दर वे एग्जांपल जब लाएंगे ना तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस वहाँ करेंगे। यहाँ डिफिनीशंस की मीनिंग ये है कि जैसे u1 u2 u3 u4 एंड डॉट्स 1 आप लिख रहे हैं तो u2 की वैल्यू u1 से हालात में बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। अब u3 और u2 में क्या रिलेशन होगा कि u3 की जो वैल्यू आएगी जो भी होगी वो u2 से बड़ी होगी या इक्वल हो सकती है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है तब हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस un है उसको हम लोग मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक, ये डिफिनीशन होगी। अच्छा, अगर इंक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग का कंसेप्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर ग्रेटर का सिंबल है तो लेस का भी है। तो उसकी डिफिनीशंस क्या है, बस सीधा सपाट यहाँ है, वो भी लिख दें डिफिनीशन। जब लिखना है तो लिख ही दे रहे हैं। क्या है भाई, क्योंकि थ्योरी जितनी ज़्यादा क्लियर होगी टेक्निकल क्वेश्चंस पे उतने अच्छे ढंग से बैटिंग की जा सकती है, आनंद आएगा बैटिंग करने में। अगर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बैटिंग जो है करने का आनंद नहीं आएगा। खतरनाक अगर गेंद गिरेगी तो क्लीन बोल्ड होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये सीक्वेंस un इज सेट टू बी व्हाट, मोनोटोन। अच्छा, बहुत लोग इसको मोनोटोनिकली वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोनोटोन
डिक्रीजिंग मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, अब बस इनक्वालिटी आप चेंज कर दीजिए, ये UN ग्रेटर देन आर इक्वल टू UN+1 हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू मतलब सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स हैं जब ना जो नंबर्स हैं वैसे होने चाहिए। दैट इज, अगर इसको अगर थोड़ा हम और इजी लैंग्वेज करना है तो उसका मतलब ये है कि U1 ग्रेटर देन आर U2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू U3 ये होना चाहिए। अब मतलब सीक्वेंस के जैसे टर्म्स बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो कम होते जाने चाहिए। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ये डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है। मतलब UN की जो वैल्यू है वो U2 से बड़ी होनी चाहिए, U2 की वैल्यू U3 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये सीक्वेंस के टर्म्स जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है। अगर ऐसा है तो उस सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब इनमें से अगर कुछ भी है, मतलब आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग है और आइदर मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो उसको हम लोग मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। तो एक सीक्वेंस UN इज सेड टू बी मोनोटोन इफ इट इज आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो लगे हाथ अब उस इस डिफिनीशंस की बात हो जाए। ये क्या होगा कि ये सीक्वेंस UN is said to be monotone sequence if it is either monotone increasing or monotone डिक्रीजिंग। ये बात है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो हम लोग उसको मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, स्ट्रिक्टली वर्ड जो होता है वो भी तो ध्यान देना है कि हाँ सिंपली दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ दोनों इनक्वालिटी है, लेस देन आर इक्वल की है। अगर इक्वल हट जाए, इक्वल न रहे सीक्वेंस के टर्मों के बीच, तो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट होगा उसके पहले एक वर्ड जुड़ जाता है स्ट्रिक्टली। मतलब क्या हो गया, कोई एक डिफिनीशन में यहाँ डिफाइन कर दूँ कि ए सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक or monotone increasing if U1 less than U2 less than U3 less than U4 less than and so on। ये डिफिनीशन हो गई, स्ट्रिक्ट की हो गई। अच्छा, सीधे एक बात आ जाए यहाँ, ए सीक्वेंस इज सेट टू बी, यहाँ भी लिख दीजिए, इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग इफ U1 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U4 ग्रेटर देन एंड सो ऑन चलता रहे। मतलब क्या हुआ कि यह जो लेस की जो इनक्वालिटी है मोनोटोन इंक्रीजिंग में और मोनोटोन डिक्रीजिंग में, अगर इक्वलिटी साइन आप हटा देते हैं तो एक यहाँ वर्ड जो होता है ना वो स्ट्रिक्टली आ जाता है। तो स्ट्रिक्टली का कंसेप्ट ये होता है कि जब सीक्वेंस के नंबरों के बीच में इक्वल की संभावना फिनिश हो जाए, न रहे, तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली जो है मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। अब वो स्ट्रिक्टली हमारा जो मोनोटोन इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोन हमारा डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई डिफिनीशंस की। अब थोड़ा इसके एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने एक लेते हैं कि लेट सीक्वेंस UN, हमने एक सीक्वेंस ले लिया, बड़ा एक इजी सीक्वेंस ले लिया n। अच्छा, अगर इस सीक्वेंस को मैं पूरा लिख लूँ, नंबरिंग कर लूँ, तो फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इनके बीच नंबर देखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा U1 है, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब इनके बीच देखिए कि लेस की या ग्रेटर की कौन इनक्वालिटी है, तो सबको पता है कि 1 लेस देन 2,
2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, ये है पूरा ऐसे चलेगा। यानी इस सीक्वेंस को अगर हम लेस और ग्रेटर की इनइक्वालिटी में बांधना चाहते हैं कि क्या हम लेस या ग्रेटर की कौन इनइक्वालिटी लगा सकते हैं इन सीक्वेंस के नंबरों के बीच में, तो फिर ये ऐसे लगेगा। तो ये क्या है, दिस इज द, ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम सीक्वेंस के नंबर लिख रहे हैं, इस जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं है, 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, यहाँ इक्वल की संभावना नहीं है। तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली दिस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट यहाँ इक्वल होने की संभावना नहीं है। 1 नॉट इज इक्वल टू 2, 2 नॉट इज इक्वल टू 3, नेवर 3 नॉट इज इक्वल टू 4। तो इसकी मीनिंग है कि दिस सीक्वेंस इज व्हाट स्ट्रिक्टली, वहाँ स्ट्रिक्ट वर्ड यूज किया गया ना, कड़ाई से वहाँ पालन किया गया है कि इक्वल की साइन है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात चलती है। लेकिन अगर केवल ग्रेटर और केवल लेस हो तो फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वहाँ वो लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसका एग्जाम्पल है भाई, ये है हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। अब दूसरा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ ले लें, जैसे यूएन ले लें ये सीक्वेंस को, दिस, अगर मैं इसकी अगर जांच पड़ताल करूँ, इनकी पूरी थोड़ा खोल दें अगर इनको कायदे से, तो ये 1 से वेरी करिए, 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। अच्छा, अब तो फिर एक कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है कि 1, 1/2, 1/3, 1/4 स्कूल स्तर की बात है ना ये। अब इनके बीच कैसा लगेगा, तो देखिए 1 ग्रेटर देन हाफ है 100%, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, एंड आसमानी सीधे चल रही हैं। इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई है कि ये जो नंबर है ना पहला इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है। देखिए 1 है, 1 के बाद दूसरा नंबर है 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, या इक्वल की साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो भी सीक्वेंस होगा वो स्ट्रिक्ट होगा। तो फिर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्ट्रिक्ट, ये चीज़ वर्ड यूज जरूर करेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये एमडी सीक्वेंस है, ये एमडी साहब है ये स्ट्रिक्टली, और ये मेरे एमआई साहब हैं। ये एमआई और एमडी मैं लिखूंगा बार बार, एमआई जब भी लिखूंगा मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात आएगी। अच्छा, मोनोटोन इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली अगर आएगा, अगर स्ट्रिक्ट आएगा तभी मैं स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ करूँगा, अगर नहीं है तो फिर मोनोटोन एमआई इंक्रीजिंग बात लिखी जा सकती है। बट अब थोड़ा हम एक एग्जाम्पल वहाँ ये पहले टाइप का भी एग्जाम्पल देते हैं। अभी तो ये लास्ट का हो गया, स्ट्रिक्टली हो गया। अब चलते हैं देखते हैं कि स्ट्रिक्टली न हो वो कैसा हमारा एग्जाम्पल होगा। जो स्टूडेंट इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सोचें वो कि ऐसा सीक्वेंस हम कैसे बनाएं कि वहाँ लेस देन इक्वल की साइन आ जाए और ग्रेटर देन इक्वल की आ जाए, मतलब दो नंबरों के बीच में दोनों साइन आ जाए, लेस के साथ इक्वल आ जाए या ग्रेटर के साथ इक्वल आ जाए। ऐसा सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे, तो आप सोचे रहिए थोड़ा दिमाग में। अभी मैं बना देता हूँ, थोड़ा इसको मैं डिलीट कर लूँ, तब तक आप बैठ के सोचिए कि हम कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे। अभी देखिए हम ताबड़तोड़ एग्जाम्पल बना रहे हैं, आपको भी सिखा दे रहे हैं, आप भी बना लेंगे। चलते हैं। जैसे एक सीक्वेंस में अगर लिखूं, एक अनदर एग्जाम्पल कि यूएन, और इस यूएन को मैं लिख रहा हूं जैसे हमने लिखा 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा है। अब अगर मैं पूछूं इन सीक्वेंस के जो सीक्वेंस के जो नंबर हैं, हम लोग कैसे लेस और ग्रेटर की कैसे हम बात करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए तो अभी तो बड़ी इजी बातें हैं, ऐसा कुछ बड़ा टफ चीज़ें नहीं हैं, बट ये दिस इज सीक्वेंस हियर, डेफिनेटली सीक्वेंस है ये। द नंबरिंग कर लें, 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि
सीधा सपाट दिखाई दे रहा कि वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, 1 और 1 के बीच में क्या रिलेशन लिख सकता हूँ? डेफिनेटली मैं तो रिलेशन लिख ही सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये एंड दैट्स ऑल। अच्छा, बड़ा ही कन्फ्यूजन इस टाइप की चीज़ में रहता है। जैसे मान लीजिए x लेस देन आर इक्वल टू मैं y लिखता हूँ, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इसको समझ जाइए आप लोग, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखने में आता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है स्टूडेंट को। इसकी मीनिंग दो होती है। पहला होता है या तो x इज इक्वल टू वाई है, अगर x इज इक्वल टू वाई नहीं है तो x लेस देन वाई है। इन दोनों में से अगर कोई एक बात है तो ये लिखा जाता है x लेस देन आर इक्वल टू वाई। जैसे 2 और 3 के बीच मुझे रिलेशन लिखना है, तो 2 3 से लेस है, लिख हो गया। इज इक्वल भी साइन लिख सकते हैं। अच्छा, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 मैं लिख सकता हूँ या नहीं? तो इसकी दो बात हो गई, या तो 2 ग्रेटर देन 3 है और 2 इज इक्वल टू 3 है। और आपको पता है कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, दोनों असंभव है। 2 ग्रेटर देन 3 तो कभी नहीं है और ये भी कभी नहीं है, तो ये तो आप नहीं लिख सकते हैं नेवर, बट ये लिख सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? 2 लेस देन 3 है, r अगर ये नहीं है तो 2 इज इक्वल टू 3 है। इन दोनों में से कोई एक होगा। सबको पता है नंबर कोई एक ही चीज़ हो सकती है। अगर 2 लेस देन 3 है तो 2 इक्वल 3 नहीं होगा। अगर 2 इक्वल 3 है तो 2 लेस देन 3 नहीं होगा। सबको पता है 2 लेस देन 3 है, ये सही है, ये सही नहीं है। तो जब ये इनक्वालिटी लिखी जाती है तो इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बातें? चलते हैं, देखिए 1 लेस देन आर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पक्का मैं लिख सकता हूँ, दावे के साथ लिख सकता हूँ। अगर इसके लिखने का यही कंसेप्ट है तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दिस इज द राइट, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1 लेस देन आर इज इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूँ, तो 1 लेस देन 1 तो नहीं, बट 1 इज इक्वल टू 1 है। तो हमारी जो यहाँ जो ये मोनोटोन जो चल रहा है लेस आर ग्रेटर का, देखिए लेस का चल रहा है, लेस लेस लेस। इसकी मीनिंग क्या है कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ व्हाट? दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का है। ये स्ट्रिक्ट नहीं लिख सकते हैं, हाँ ध्यान देना है। क्यों स्ट्रिक्ट नहीं लिख सकते हैं? क्या इक्वल साइन आ गई? अच्छा, इसके बाद तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप न लिखें कोई बात नहीं है, बट ये तो लिखेंगे। यहाँ के बाद तो स्ट्रिक्ट नेचर है, बट यहाँ स्ट्रिक्ट नेचर नहीं है। और जब आप स्ट्रिक्ट लिख देते हैं तो इंटायर चीज़ देखनी पड़ती है, पूरा यहाँ से जो भी हो ना फिर वो स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, कहीं बीच में वो इक्वल की साइन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ के बाद अगर सीक्वेंस आप लिखते हैं तो फिर तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है, बट सीक्वेंस तो पूरा कहा जाएगा ना, U1 U2 ये सब लेकर के। तो उस केस में ये जो एग्जाम्पल होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, अब अगर मुझे लिखना है मान लीजिए MD सीक्वेंस का, MD सीक्वेंस कैसे मैं लिखूँगा? तो फिर वहाँ देखिए एक एग्जाम्पल UN। अब यहाँ क्या करना होगा कि जब हम MD सीक्वेंस की बात करेंगे तो MD सीक्वेंस में ऐसा आना चाहिए कि U1 ग्रेटर देन आर U2 हो, ग्रेटर देन U3 हो, ग्रेटर देन U4 हो, ऐसा बनाइए। अच्छा, इक्वल भी ले लीजिए, क्योंकि मुझे MD सीक्वेंस लिखना है। स्ट्रिक्टली तो एग्जाम्पल दे दिया गया, बट अगर स्ट्रिक्टली सीक्वेंस नहीं लिखना, उसका एग्जाम्पल खोजना, फिर तो इसी टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि ऐसा सीक्वेंस लिखिए जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो हो बट स्ट्रिक्टली ना हो, तो दिस इज द एग्जाम्पल। अच्छा, इसके लिए कैसे लिखना होगा? इसके लिए ये लिखना होगा कि जो पहला टर्म हो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, आगे ने हाँ 1 लिख दिया, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आप आ जाइए, ये सॉरी ये हमने 2 लिख दिया, अब यहाँ 2 लिख दिया दिस। अब मैं यहाँ 1/2 लिख दूँ, 1/3 लिख दूँ, 1/4 लिख दूँ, 1/5 लिख दूँ, ऐसे अगर लिखूँ तो जरा देखिए, क्या संबंध बना लीजिए सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं 1 1 2 2 1/2। अच्छा, यहाँ के बाद तो सबको पता है कि 1/2 है ना, इससे ग्रेटर है, 1/3 1/4 से बड़ा है, तो ये तो एक सीक्वेंस में मिल गया ना, बड़ा और छोटे का सीक्वेंस यहाँ मिल रहा है। सॉरी, ऐसे करना है, ठीक है ये, चलिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए ग्रेटर है ना, यहाँ देखिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, तो मैंने बताया कंसेप्ट है, तो लिखिए बैठ के, क्या करना है, ये हो गया। अच्छा, तो क्या इनक्वालिटी क्वेश्चन है, मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ कि नहीं? पक्का मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ 2 बातें होगी, 1 ग्रेटर देन 1,
R1 इज इक्वल टू 1, दोनों में से कोई एक सही है नहीं है, सही तो लिखिए। अच्छा अब ये लिख सकते हैं या नहीं? अब ये देखिए 1 ग्रेटर देन 2 है, R1 इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से आपकी कहानी फिनिश हो जाएगी, नहीं आप लिख पाएंगे, आप फाल्ट कर जाएंगे। तो फिर एक ऐसा नंबर चॉइस करिए कि जो नंबर है वो ग्रेटर हो। तो फिर आप सोचते रहिए मैं इनको हटा दूँ, क्यों मैं लफड़ा पालने जाऊँ, तो मैंने यहाँ वो ये हटा दिया। चलिए ऐसे कर दिया हमने, आ जाइए 1 1 1, चलिए बस यही रहने दें। तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दिस 1 ग्रेटर देन 1/2 हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ही तो बनाना था। तो जितना इजी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं बनाइए। बहुत टेक्निकल एग्जाम्पल्स जैसे हमने लिमिट पॉइंट इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में उठाए थे, तो आगे भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस लेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रिक्ट हम कब यूज करते हैं, कब स्ट्रिक्ट नहीं यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट का कंसेप्ट क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग्स में बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक यहाँ और जो है ना ओरिजिनेट करता है, एक और डिफिनीशंस ओरिजिनेट करता है। तो पहले उस प्रॉब्लम्स को ही मैं थोड़ा लिख दूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या वो चीज़ यूज करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई यहाँ सीक्वेंस ये लिखूँ UN, मैं ऐसे लिखा 1 3 10 0 5 7, उसके बाद हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखा। तो ये देखने से बिल्कुल क्लियर है कि इसके बाद ये जो लिखने जा रहे हैं, जो सीक्वेंस, ये जो नंबर्स, जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। बट इसके पहले अगर मैं टर्म्स देखूं सीक्वेंस का, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब ये U1 U2 U3 U4 U5 1 2 3 4 5 6, ठीक, U6। तो इनके बीच हम कोई मोनोटोन टाइप का लेस और ग्रेटर का सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखें 1 और 3 के बीच आप क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, वो ग्रेटर और लेस की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिसनर आ जाए, 1 लिखा 3 लिखा, तो 1 लेस देन इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा 3 और 10 के बीच में क्या है, चलिए लेस है, चल रहा है। अच्छा अब यहाँ 0 है तो 10, तो ये जो आप इनइक्वालिटी लिखते हुए चल रहे थे ना, जो लिखने का आपका क्रम था, यहाँ फेल हो गया, तो फिर मोनोटोन नहीं हुआ वो। और मोनोटोन का मतलब ही होता है, एक बात मेरे दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि मोनोटोन का सिर्फली कंसेप्ट होता है कि जो लेस और ग्रेटर की जो इनइक्वालिटी लिख रहे हैं वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, तभी हम उसको एक रिदम कहते हैं। हमने नाम ही दे दिया कि रिदम में ही होना चाहिए। अब यहाँ जो आप लेस देन और इक्वलिटी लिख रहे थे, चल तो रहा था, बट यहाँ आके फेल हो गया। चलिए 5 लिख लीजिए। अच्छा अब इनके बीच क्या है कि ये लेस देन और इक्वलिटी है या नहीं, डेफिनेटली है, ये तो है, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा 5 और 7 के बीच में आ जाइए, ये भी है। चलिए 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 4 इसके बाद लिखिए। अच्छा 7 और 1, तो यहाँ तो लेस देन, यहाँ भी फेल हो गया। अच्छा 1 यहाँ क्या है, ये चल रहा है, नहीं सॉरी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है। यहाँ के बाद तो रिदम मिला, यहाँ के बाद मुझे मोनोटोन मिला, बस यहाँ मोनोटोन नहीं मिला, तभी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे। तो मैथमेटिशियनों ने कि यहाँ इसका नाम खोज लिया, निकाल लिया कि फाइनली देखिए कि कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स के बाद कैसा मोनोटोन आपको मिल रहा है, इंक्रीजिंग का मिल रहा है कि डिक्रीजिंग का मिल रहा है। जो जैसा मिल रहा है वो सीक्वेंस का वही नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम रिदम देख रहे हैं, लेस या ग्रेटर का कुछ भी, तो लेस देन का चल रहा है, मतलब सीक्वेंस के नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, तो दिस इज द MI सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो उसको हम लोग अल्टीमेटली वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस इस नेचर का है तो दिस इज नोन एज अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा वहाँ भी स्ट्रिक्ट की बात आ जाएगी, अगर इक्वल की साइन नहीं रहेगी तो स्ट्रिक्ट की बात आ जाएगी। तो डिफिनीशन तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन ये है कि ये भी जो लिसनर वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है, ध्यान से सुन ले, और अभी तक जो DK मैथ ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो लेक्चर्स नया डालें तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।
ये सीक्वेंस, और आप कोर्स रियल नंबर का है तो मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, आप लिखते रहिए। ए सीक्वेंस UN is said to be ultimately MI sequence if there exists a natural number m such that, कैसा होना चाहिए भाई, कि जो UN लेस देन आर इक्वल टू UN + 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ये बात हो जाए। मतलब क्या कि सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स के बाद ये इनइक्वालिटी आपको मिल जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, दिस इज द एग्जांपल, कि जो सीक्वेंस के जो 6 टर्म्स हैं इनके बीच कोई लेस आर ग्रेटर की मोनोटोन हम नहीं लिख सकते हैं, इसके बाद में लिख सकता हूँ। तो अगर सीक्वेंस के कुछ टर्म्स के बाद मोनोटोन इंक्रीजिंग मिल रही है और मोनोटोन डिक्रीजिंग मिल रही है कुछ टर्म्स के बाद, some finite numbers of the term, if some finite numbers of the term sequence have a nature of monotonically increasing or monotonically decreasing, then this sequence is known as ultimately monotonically increasing or monotonically decreasing sequence। कि कुछ finite numbers of the terms के बाद सीक्वेंस के टर्म्स हमारे सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीज हो जाए और मोनोटोन डिक्रीज हो जाए, तब उसको हम लोग अल्टीमेटली वर्ड्स यूज करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल हो गया एक, तो दिस इज द अल्टीमेटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जांपल अगर देना है तो फिर यही एग्जांपल यहाँ पिकअप कर लीजिए। जैसे ये हमने लिखा दिस सीक्वेंस UN दिस 1 3 10 0 5 7, अब यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 लिख दीजिए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्टीमेटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अल्टीमेटली MI सीक्वेंस। अच्छा, अब ये सीक्वेंस UN इज सेड टू बी अल्टीमेटली MD सीक्वेंस कब कहेंगे? सेम टू सेम, इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर m सच दैट, अब यहाँ क्या हो जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाए। तो अगर एक लाइन में डिफिनीशंस कोई कहे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए बस उस बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप अपने मन से सिर्फ बस वर्ड जोड़ लीजिए। कैसे वर्ड जोड़ने हैं, कहने का हमारा सिंपली मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स के बाद मोनोटोन मिलता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मिलता है, तो ये टर्म अल्टीमेटली यूज किया जाता है। अल्टीमेटली मतलब कि फाइनली जो सीक्वेंस का जो नेचर आया या तो इंक्रीजिंग आया या डिक्रीजिंग आया। तो अगर हम लोग अल्टीमेटली MD सीक्वेंस कब कहेंगे, सीधे लिख दें कि ये सीक्वेंस UN इज व्हाट, इज सेड टू बी अल्टीमेटली MD सीक्वेंस। कब होगा, सेम लैंग्वेज यही रहेगी। यहाँ UN ग्रेटर देन आर इक्वल टू UN + 1 हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। सेम सीधा लैंग्वेज यहाँ उतार दीजिए, बात सब एक ही है मेरी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m का मतलब क्या होगा कि m के पहले जो नंबर्स हैं उसके पहले सीक्वेंस का ग्रेटर और लेस देन, उनके बीच जो सीक्वेंस के नंबर हैं कि लेस है या ग्रेटर है मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ। बट आफ्टर फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म हमें डिसाइड कर सकते हैं सीक्वेंस के जो नंबर्स लिखे हैं उनके बीच में लेस देन आर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लिख सकता हूँ। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तब वो अल्टीमेटली, अगर वो इंक्रीजिंग है तो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, अगर वो डिक्रीजिंग है तो अल्टीमेटली हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ये जो मोनोटोन सीक्वेंस का जो कंसेप्ट रहा है कि हम मोनोटोन सीक्वेंस किसे कहेंगे, मोनोटोन सीक्वेंस में क्या क्या आता है, एक नया वर्ड अल्टीमेटली मोनोटोन जो सीक्वेंस आता है उसका कंसेप्ट क्या है, वे कैसे सीक्वेंस है जो अल्टीमेटली हम मोनोटोन सीक्वेंस कहेंगे। मुझे उम्मीद है सारी बातें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट इसमें लगा, हैव एनी डाउट मोनोटोन सीक्वेंस के संदर्भ में, आपको अगर कोई डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट करिए।
और उसका हम बखूबी जवाब देंगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, छोटी भी प्रॉब्लम अगर है तो आप वहाँ कमेंट करिए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ एक्सप्लेन डियर, उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करिए, तो बिल्कुल अब वहाँ उस चीज़ को और क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और प्लीज़ इसका आप नोट भी बनाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।